हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट छोटे से टॉपिक के बारे में। हम बीच में किसी की कोई क्वेरीज नहीं लेंगे। जिसकी भी कोई क्वेरीज होगी वो या तो चैट में लिखता जाए। एंड में हम उन सब के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज हमारी मीटिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो उन सभी के लिए गेम चेंजर की तरह काम करेगा जो ओबेसिटी या किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज या प्री डायबिटिक से स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप सबको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया? मैंने तो डाइटिंग भी कर ली, मैंने वेट लॉस का भी सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ना तो वेट जाता। एक्सरसाइज करती हूँ तब भी वेट नहीं जाता। मेडिसिन ले रही हूँ तब भी मेरी शुगर हाई है और हर वक्त लो एनर्जी फील करती हूँ। तो आज की वीडियो आपके इन सब छोटी छोटी क्वेरीज को सॉल्व करते हुए, जो आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते भी हैं, मैं आपको जवाब देती भी हूँ, पर मुझे लगा इस टॉपिक के बारे में हमें बहुत आराम से लंबे तरीके से बात करने की जरूरत है। तो बेसिकली टॉपिक है हमारा कि क्या चार मिस्टेक जो मैंने आप सब लोगों की बातों से पीछे कुछ दिनों में ऑब्जर्व की, जो आप लोग करते हैं बिना क्लास के, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या गलती हम करते हैं। तो वो चार क्रिटिकल मिस्टेक्स जो आप लोग आमतौर पे अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप वेट लॉस के लिए किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने आप भी यूट्यूब पे यहाँ वहाँ पढ़ते रहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है सजेशंस? स्वीट्स मत खाओ, वाइट शुगर मत खाओ, फैट मत खाओ। बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, देन मुझे बोलते हैं हम तो फैट फ्री अमूल बटर खाते हैं, हम तो बिना फैट का पराठा खाते हैं, हम तो बिना घी की सब्जी खाते हैं। प्रोटीन नहीं खाना, किडनी पे फर्क पड़ेगा। मतलब बहुत टाइम से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पीसीओएस, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वही पुरानी एडवाइस मानते हुए, क्या, कम खाओ, ज्यादा वर्कआउट करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, कि कोई ना कोई वजह है, हर हर एक चीज की कोई वजह होती है। मतलब अगर आपको पीसीओएस है या आपको डायबिटीज है तो कम खाओ, फैट फ्री खाओ, प्रोटीन मत खाओ, लेकिन खूब वर्कआउट करो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग ये करके देख चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये अप्रोच बहुत पुरानी हो चुकी है। पहले क्या था कि हम कम खाते थे, मेडिसिन अलग तरीके की थी। रीजन भी कि जो मेडिसिन थी पहले 1960s और 1970s 80s में, वो बहुत टाइम तक हमारी इंसुलिन पे वर्क करती थी, हमारी शुगर पे। तो कई लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता था, मतलब शुगर लो हो जाती थी। तो इसलिए उनको डॉक्टर्स और डाइटिशियंस और बार बार यही सलाह देते थे हर 2 घंटे बाद खाओ। रीजन भी कि वो मेडिसिन इतनी स्ट्रांग थी कि उनको लो शुगर होने का डर बना रहता था। तो मेडिसिन इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई, नई मेडिसिन आ गई जो बहुत टाइम तक, ऐसा नहीं कि हाइपोग्लाइसीमिया जल्दी कर देती हैं, लेकिन हमारी जो ये न्यूट्रिशन का फील्ड है वो वहीं का वहीं है, हर 2 घंटे बाद कुछ खाना है, हर 2 घंटे बाद कुछ खाना है। तो हमें बेसिकली अगर वेट लॉस करना है या डायबिटीज रिवर्स करना है या पीसीओएस रिवर्स करना है या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है, हमें उसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हमें उसके बेस को समझना होगा, उसका रूट कॉज समझना होगा कि रूट कॉज क्या है। क्योंकि जो अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं या मेटफॉर्मिन खा रहे हैं अपनी शुगर को लो करने के लिए, जो भी मेडिसिन खा रहे हैं, या हम हार्मोन्स पिल्स ले रहे हैं, या हम इंसुलिन पर हैं, वो सब टेम्परेरी इलाज है। वो आपकी, हमें वर्क करना चाहिए रिवर्स, आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको रिवर्स करने के ऊपर, अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने के ऊपर, जो हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को लॉन्ग टाइम के लिए सपोर्ट करे। और हमारे को ये जो साइकिल है, अब हमने दवाई खाई तो हमारी शुगर लो हो गई, अब हमने दवाई छोड़ दी फिर हमारी शुगर हाई हो गई, इस साइकिल से बचाइए। एक विशेष साइकिल है, इससे बचना है। तो जो मैंने आप लोगों से बात करके ऑब्जर्व किया, क्या चार क्रिटिकल मिस्टेक हैं जो आप लोग कर रहे हो, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर एक, आप में से बहुत बहुत मैक्सिमम 80 to 90% लोग इस मिथ में जी रहे हैं कि हर 2 घंटे बाद खाना है। हमने पहले भी कोई डाइटिशियन ज्वाइन की थी, वो तो कहती थी हर 2 घंटे बाद खाओ, अगर हम हर 2 घंटे बाद नहीं खाएंगे तो हमें एसिडिटी हो जाएगी। अब इस बात को समझो। अगर ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है,
जो नॉर्मल, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये जो इंसुलिन है ये वाली ब्लू कलर की, ये एक नॉर्मल पर्सन की इंसुलिन स्पाइक है जिसको कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो क्या हो रहा है, जब वो कुछ खाता है, फास्टिंग पे उसकी इंसुलिन इतनी थी, जब वो कुछ खाता है तो ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद उसकी स्पाइक आती है, और लगभग 1 घंटे, 2 घंटे, फिर धीरे 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 डाउन आ जाती है, 5 घंटे में पूरी डाउन आ जाती है। और हाई कितनी देर रहती है देखो, 3 घंटे में भी कम है, 2 घंटे में भी कम है, 1 घंटे में भी कम होनी शुरू हो गई है। तो इतना, इतनी स्पाइक रहती है। फिर जो प्री डायबिटिक लोग होते हैं, उनकी इंसुलिन स्पाइक ये आ गई, कितने पे आई, लगभग 1 घंटे पे। ये प्री डायबिटिक लोग हैं। तो लेकिन उसको भी बिल्कुल नीचे जाने में 5 घंटे लगे। अब ये आ गए डायबिटिक, जिनकी फास्टिंग शुगर थोड़ी हाई है, 150 160 टाइप्स। तो उनकी 2 घंटे बाद पीपी, जिसको हम कहते हैं ना पीपी, उस टाइम इंसुलिन स्पाइक होता है, उस टाइम शुगर पीक पे होती है। ये देखो, और ये भी 5 घंटे लगते हैं जाने में। और जो बहुत सीवियरली डायबिटीज होते हैं, उनकी इंसुलिन कभी डाउन ही नहीं होती। और उनका, उनकी पूरे टाइम, जो एक नॉर्मल बंदे की इंसुलिन जितनी होती है, उनकी पूरे टाइम उससे, नॉर्मल में भी उसकी उससे ज्यादा। आप ये देखो, जो नॉर्मल बिना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाला बंदा है, उसकी यहाँ पर है इंसुलिन पीक पर। और जिसको डायबिटीज है, उसकी नॉर्मल रेस्ट स्टेज में भी यहाँ पर है इंसुलिन। मतलब इतनी इंसुलिन बॉडी को बनानी पड़े, रीजन भी कि ब्लड में इतनी शुगर है वक्त की, इंसुलिन इतनी उस टाइम भी है, उसको किसी तरह ठिकाने लगा दो। और जब पीक पर है, देखो उसकी पीक पे लगभग 2 घंटे में उसके भी, और डाउन जब जा रही है 5 घंटे में, तब भी पूरी डाउन नहीं जा रही। तो मतलब हमारा एक मेटाबॉलिक साइकिल पूरा होने में 5 घंटे लगते हैं। मेटाबॉलिक साइकिल का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक साइकिल का मतलब है, हमने कुछ खाया, वो हमारे स्टमक में गया, शुगर रिलीज हुई, उस शुगर को इंसुलिन सिक्रीट हुआ, उस वो इंसुलिन उस शुगर को हर बॉडी की सेल तक पहुंचाता है, ब्लड में से रिमूव करता है। इसको 5 घंटे लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी ये हमारे 5 घंटे पूरे नहीं हुए थे, 2 घंटे बाद हम फिर खा लेते हैं। फिर हमारी यहाँ से साइकिल पूरी होगी, फिर यहाँ तक जाएगी। तो बेसिकली हर 2 घंटे बाद आप खाओगे, तो ये आपकी इंसुलिन हर वक्त हाई ही रहेगी। और अगर हर वक्त इंसुलिन हाई रहेगी, तो फैट स्टोरेज का काम करेगी, शुगर डाउन नहीं होगी, वेट लॉस नहीं होगा। रीजन बीइंग, इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। अगर हमने अपने फैट पे वर्क करना है, अपने इंसुलिन को डाउन करना है, अपने फैट वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले जो खाने की एपिसोड्स हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा। जो बार बार खाने का विशेष साइकिल में आप फंसे हुए हो, ट्रैप में फंसे हुए हो कि हर 2 घंटे बाद कुछ खाएं हमें घबराहट होगी, हर 3 घंटे बाद हम कुछ खाएं नहीं तो हमें घबराहट होगी, यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपका वेट लॉस स्लो होता है। जब तक एक मेटाबॉलिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम अगर दोबारा खाना खा लेंगे तो इंसुलिन हर वक्त हाई पे रहेगा। अभी ये जो हमने बात की, ये उन लोगों की इंसुलिन की बात की थी जो बाहर से इंसुलिन नहीं लेते, जो हाईली डायबिटिक है। एक टाइम आता है जब ये इंसुलिन इतनी निकल जाती है, इतनी निकल जाती है, उसके बावजूद जो बॉडी ब्लड में ग्लूकोज है वो फिर भी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे में हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। वो फिर फैट स्टोरिंग का काम करता है। इसीलिए जो लोग डायबिटिक होते हैं, आपने देखा होगा उनका पेट पे कितना फैट होता है, इतनी ओबेसिटी होती है। तो रीजन क्या है कि फैट इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन हर वक्त इतनी ज्यादा है। तो हर एक बाइट, जो अगर हम 4 बादाम, अगर हम 2 मैरी के बिस्किट भी खाएंगे, या हम एक एप्पल भी खाएंगे, तो आप ये समझ लो इंसुलिन ट्रिगर होगा ही होगा, जो 5 घंटे बाद अपने बेस पे वापस जाएगा। तो अगर आपको बार बार खाना खाना है, तो ये इस बात के लिए रेडी रहो कि 4 से 5 घंटे के हर गैप पे अगर आप खाना खाओगे, तो ना तो शुगर लो होगी, ना वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर, और इससे क्या होगा, हमारे पैंक्रियाज पे लोड भी पड़ेगा। पैंक्रियाज पे लोड क्यों पड़ेगा, क्योंकि पैंक्रियाज तो अभी, मैंने मान लो सुबह बजे हैं 9, 9 बजे मैंने एक गिलास ऐश का जूस पिया, इट्स ओके, नो प्रोटीन, नो फाइबर, नो कार्ब, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा मेरे पेनक्रियास पे, कोई इंसुलिन नहीं निकलेगी, रीजन बिंग जूस जा रहा है। उसके बाद मैंने उसके साथ 2 बिस्किट भी खा लिए, 4-5 बादाम भी खा लिए ना, इंसुलिन तो आ गई। अब इंसुलिन आ गई, 5 घंटे में जाएगी, लेकिन उसके बाद मेरे तो 9-10 बज गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। अब मैंने ब्रेकफास्ट भी खा लिया। अभी मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट खाया था,
एक 12 1 बजे मेरी वो वाला जो इंसुलिन स्पाइक थी वो स्पाइक पर ही है। वो भी डाउन नहीं आई, लेकिन मैंने 12 बजे फिर एक योगर्ट खा लिया या मैंने एक एप्पल खा लिया, फिर वही एपिसोड ऑफ ईटिंग इंसुलिन स्पाइक। इंसुलिन स्पाइक है, शुगर डाउन होगी नहीं। अच्छा आप ये समझो डायबिटीज है क्या। डायबिटीज बेसिकली हमारे ब्लड में घुली हुई चीनी। डायबिटीज अगर मैं बोलूं तो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक रूट कॉज है सब बीमारियों का। डायबिटीज का रूट कॉज है इंसुलिन, और डायबिटीज रूट कॉज है बाकी सब बीमारियों का। क्यों? अगर हमारा ब्लड गाढ़ा होगा, अगर हम पानी में चीनी घोलते हैं तो चीनी दूध पानी गाढ़ा होता है, सेम। अगर हम ब्लड में चीनी घुली हुई है वक्त, तो हार्ट को उसको पंप करने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, किडनी को उसको फिल्टर करने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन हर वक्त हाई है तो फैट भी डिपॉजिट होगा। तो पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियास पे ओवरलोड पड़ेगा। तो बेसिकली हमें समझना है कि हर एक मील, जे हम वो एक बिस्किट खा रहे हैं या एक टोस्ट खा रहे हैं, वो हमारे इंसुलिन को ट्रिगर करता है। इंसुलिन पैंक्रियास ये नहीं सोचता कि अच्छा छोटा सा बिस्किट खाए तो थोड़ी इंसुलिन निकालेंगे, उसने तो जितना निकालना है निकालना है। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, समझो हमें क्या खाना है, कितनी बार खाना है, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करो। अगर हमारा इंसुलिन पूरे दिन हाई रहेगा तो क्या होगा, हमारी सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगी इसके लिए, इंसुलिन के लिए। क्यों? इंसुलिन जब निकलता है पेनक्रियास से, बीटा सेल्स पेनक्रियास की इंसुलिन निकालती हैं, इंसुलिन वहां से ग्लूकोज लेके बॉडी की हर सेल्स तक जाता है, तो सेल्स भी कहती हैं चलो इंसुलिन हमारे लिए खाना एनर्जी लाया खोलते हैं। लेकिन जब वो इंसुलिन पूरे दिन ही खड़ा रहेगा, पूरी टाइम ही अवेलेबल रहेगा, तो सेल्स भी कहेंगी भाई छोड़ो इसको, ये तो हर वक्त ही रहता है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती हैं। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होते सार पीसीओएस, प्री डायबिटिक, डायबिटिक और हाइपरटेंशन, ये सब का रूट कॉज है। इवन स्नोरिंग का रूट कॉज भी है। तो ये सभी चीजों का रूट कॉज है। तो इसलिए इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ जब भी कुछ खाओ, दोनों मील के बीच मिनिमम 4 और 6 घंटे का गैप रखो। ये आपके ब्लड शुगर को भी बैलेंस करेगा, आपकी क्रेविंग को भी कंट्रोल करेगा। और ये आपके रिवर्सल, जो जो लोग डायबिटिक रिवर्सल या पीसीओएस रेमिशन के प्रोग्राम में हैं, उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो स्मार्टली स्मार्ट बनो, किसी यूट्यूब या यहाँ वहां पर देख के मत करो। अगर मैं समझा रही हूँ बार बार, तो ये छोटे छोटे सिली क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो, अच्छा एक एप्पल खा सकते हैं, अच्छा 2 बिस्किट से क्या होता है ये समझो। 2 बिस्किट, एक टोस्ट, जो भी खाया वो इंसुलिन स्पाइक देगा ही देगा। इंसुलिन स्पाइक होगी तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी, हम लेथार्जिक फील करेंगे ही करेंगे, हमारे पेनक्रियास पे ओवरबर्डन पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा रेस्ट देना सीखो। ये एक साइंटिफिक एविडेंस है, डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट, बहुत अच्छी बुक है इनकी, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, तभी मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं आपसे इस बारे में बात करूं। ये जैसे मैंने अभी बताया था, इन्हीं की बुक वो थी रिसर्च, कि जब भी एक नॉर्मल बंदा कुछ खाता है तो उसकी इंसुलिन पीक होती है 1 घंटे बाद, और बेस लाइन पे 5 घंटे तक पहुंच जाती है। तो मतलब ये नॉर्मल बंदा है, मतलब इसकी इंसुलिन आई और नॉर्मल पे चली गई। अब जो डायबिटिक पैटर्न है, उसकी इंसुलिन पीक होती है 2 घंटे में तक, और हाई रहती है, काफी टाइम तक हाई रहती है। और 5 घंटे में नॉर्मल होती है, लेकिन काफी टाइम तक हाई रहती है, हमने देखा था कर्व अभी। और जो प्री डायबिटिक है उसका तो फिर भी चलो ठीक है। जी अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, बुक्स पढ़ने का शौक है, तो उनकी ये बुक है, डायबिटिक एपिडेमिक एंड जू। शुड एवरीवन बी treated? Absolutely not. Only those who concerned about their future. सो उन्होंने ये बुक लिखी थी, अभी मैं आप लोगों को शो करूंगी, दिखाऊंगी, बहुत अच्छी बुक है। कि क्या सब लोग को अपने आप को ठीक करने का वो है नहीं,
सिर्फ उनको है, वो लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं जो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी डाइटिशियन, कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद को ठीक नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ क्या खाना है, क्या नहीं खाना। डायबिटिक रेमिशन या डायबिटिक रिवर्सल एक डिसिप्लिन और मैनेजमेंट का गेम है। अगर आप डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट से छोटी छोटी बातों को अडॉप्ट करोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे फर्स्ट स्टेप, खाने की एपिसोड्स, खाने की शेड्यूल मैक्सिमम 4 रखो। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, ठीक है, आप लोग अगर वेजिटेबल जूस पीते हो या डिटॉक्स वाटर पीते हो, इट्स ओके। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट किया, हैवी ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट के बाद अगर भूख लगी, आप मान लें 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, 10 बजे आपने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट किया, अगर कार्ब्स का दिल है साथ में कार्ब्स लिए। 10 बजे आपने खाया तो एवेंचुअली आपकी जो शुगर डाउन आएगी वो आएगी 3 बजे तक, चलो बट ठीक है। अगर 2 बजे आपको भूख लग रही है तो एक मिनी मील टाइप से ले सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को डाइट प्लान में देती हूँ। जो भी हमने लेना है, जो भी आपके प्लान में है उस टाइप से लो। फिर शाम 5 बजे फिर हाई प्रोटीन मील में या कुछ भी हमने फॉर चेंज लेना है, फिर डिनर अपना मेन मील लेंगे। तो हमारी मेटाबॉलिज्म को रेस्ट मिल गया सुबह से लेके शाम तक का। दोपहर को हमने 2 मिनी मील भी लिए, बट इतना ज्यादा ओवरलोड नहीं करना। हमने 7 बजे भी खाया, फिर हमने 9 बजे खाया, फिर हमने 11 बजे खाया, फिर हमने 1 बजे खाया, फिर हमने शाम 5 बजे खाया, फिर हमने 7 बजे खाया, फिर उसके बाद 9 बजे भी खाया। बेसिकली आपको स्वीट्स खानी है, आपका फ्रूट खाने का मन है, जो भी मन है अपना मील लो। उसके साथ आपका आइसक्रीम खाने का दिल है, उसी के साथ खा के खत्म करो। ये आदत मत डालो अच्छा इसको बचा के रखते हैं बाद में खाएंगे टेस्ट से, या फ्रूट खाने इसको बाद में रख, इसको बचा के रखते हैं बाद में खाएंगे जब दिल करेगा, नहीं। जितनी बार आपका मन करेगा कुछ खाने का, आपकी इंसुलिन ट्रिगर होगी, इंसुलिन ट्रिगर होगी, इंसुलिन स्पाइक होगी, इंसुलिन स्पाइक होगी, फैट स्टोरिंग हार्मोन बढ़ेगा, फैट स्टोरिंग हार्मोन बढ़ेगा, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमारा जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो होगा ही नहीं, क्योंकि फैट तब बर्न होता है जब हम फास्टिंग को 2-3 घंटे का रेस्ट देते हैं। तो जब इंसुलिन डाउन होता है तो बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो स्टोर्ड फैट में से लेता है। सबसे पहले हमें हमारे लीवर पे 100 ग्राम के करीब ग्लाइकोजन होता है, सबसे पहले उसमें से लेता है। फिर हम फास्टिंग लॉन्ग करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, तो फिर आगे ही बढ़ता है। जो स्टोर्ड फैट का उसका नंबर तो बाद में आता है, पहले मसल्स में से लेता है, 200-250 ग्राम उसमें भी स्टोर होता है। बेसिकली समझो, हर बात को समझ के करो। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा एक फ्रूट खाने से क्या होगा, फ्रूट तो सब कहते हैं अच्छे हैं। हम एक बॉल अगर फ्रूट का खा लें बीच में तो, आप लोगों की सबकी डाइट में मोस्टली 4 मील होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर। इन 4 के अलावा कोशिश करो और मील मत लो। और जो लोग लेट उठते हैं, अपनी दिन की शुरुआत 2 बजे करते हैं, 2 बजे पहला मील खाया, 5 बजे दूसरा मील खाया, 10 बजे तीसरा मील खाया, दैट्स ऑल। फिर 4 मील क्यों लेने? अब भूख लगती है तो सुबह उठो, जल्दी जल्दी खाओ। जो टाइम होना चाहिए हमारे सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग, हमारी जो फ्लेम होती है इंटेस्टाइन की, जठर अग्नि जिसको कहते हैं, वो पीक पे होती है दोपहर के टाइम। तो जो मैक्सिमम अगर खाना तब तक खा लेना चाहिए। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग आप लोगों में से बोलते हैं, अरे पहले टाइम में तो लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे, कंदमूल खाते थे, उनको तो कुछ नहीं होता था। क्योंकि वो वही खाते थे, वो आपकी तरह प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे। आपको प्रोसेस्ड फूड भी चाहिए, चपाती भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, स्मूदीज भी चाहिए, एंड आपको फ्रूट भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। तो पैटर्न को समझो। जब तक पैटर्न को नहीं समझोगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इससे हमने क्या सीखा, नंबर 1 जो हमने सीखा कि अपने इंसुलिन को रीसेट करने का मौका दो। जितना कम इंसुलिन स्पाइक होगा उतनी हमारी क्रेविंग्स कम होगी। इंसुलिन जब स्पाइक पे होता है ना 2 घंटे बाद, उस टाइम हमारी भूख भी बहुत बढ़ती है, और जितनी देर इंसुलिन स्पाइक करेगा उतनी देर हमें क्रेविंग्स होंगी। इसलिए जितनी कम देर, क्योंकि वो ढूंढता है, क्योंकि इंसुलिन बहुत सारा आ गया है, उसको चाहिए कि भाई मैं तो आ गया हूँ, मैं तो किसी को लेके जाऊंगा, ये समझ लो। वो एक चौकीदार की तरह, वो आ गया ना वो किसी को लेके जाएगा, या पुलिसमैन की तरह वो आ गया ना वो किसी को लेके जाएगा। तो फिर हमें भूख लगती है, हमें घबराहट होती है, हमें लगता है कि कुछ खा लें। इसीलिए कहते हैं कि बार बार के एपिसोड नहीं करोगे तो क्रेविंग्स भी कंट्रोल होगी। आप में से बहुत लोग कहते हैं ना, बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स को कंट्रोल कैसे करें, खाने के एपिसोड्स कम करो। 4 बार अपना मुंह खोलो, 4 एपिसोड्स, 1 2 3 4।
ओके। आगे पीछे पीने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे कि आप सबको मिले हुए हैं डिटॉक्स वाटर, बहुत सारे मिले हुए हैं। भूख लगे तो बहुत कुछ खाना है बीच बीच में, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, उस हिसाब से करेंगे। इससे हमारा पैनक्रियाज भी को भी आराम पड़ेगा, पैनक्रियाज पे जो लोड है वो भी कम होगा। इससे ये सपोर्ट करेगा हमारी हीलिंग को। इससे रिवर्स होंगी हमारे हार्मोन्स, पीसीओएस रिवर्स होगा, डायबिटिक रिवर्स होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होगा। अगर हमें इन सब पे वर्क करना है तो हमें सबसे पहली आज से ही अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मिनिमम 4 घंटे का गैप हमें करना ही करना है। अगर हमें इस बीच में भूख लगेगी, हम पानी पिएंगे, क्योंकि कई बार ना आप लोगों को अपनी प्यास और भूख में फर्क नहीं पता चलता। आप सोचते हो आपको भूख लगी है, आप पानी खाना खा लेते हो, जबकि वो प्यास होती है। सबसे पहले जब भी भूख लगे एक गिलास पानी पियो, उसके बाद 10-15 मिनट बैठो, फिर सोचो कि मुझे अभी भी भूख लग रही है। अगर लग रही है तो ठीक है, देखो कितनी देर हो गई। होने वाला देखो, कभी कभी होता है हमारी बॉडी को 4 बार की जगह 5 बार भी भूख लगती है, मैं सबको बोलती हूँ, कोई कोई दिन होता है, इट्स ओके। लेकिन डेली की, अगर डेली की हैबिट बना, हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए। मैं आप सबको समझाती हूँ कि ये लास्ट टाइम है जो आपको किसी भी डाइटिशियन की जरूरत पड़ी है। इसके बाद आपको कभी किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को इतना ट्रेन बना दूंगी हर एक को कि आपको इसके बाद किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। इसीलिए मैं छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, अदरवाइज मैं भी बाकी डाइटिशियंस की तरह हर हफ्ते एक पीडीएफ बनाऊं आपको देखूं। क्यों रोज जूम पर आती हूँ, आपकी क्वारीज लेती हूँ, आपको प्रॉब्लम समझाती हूँ, ताकि आप लोग अपने आप को एजुकेट करो, अपने साथ साथ औरों को भी समझाओ, अपनी फैमिली को भी समझाओ, अपने घर का शेड्यूल ठीक करो। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे हमारे, आप लोगों का पता नहीं, मेरी मम्मी भी कहती खाना है तो टाइम पे खा ले, उसके बाद मांगा ना तो फिर देगा, चू चू नहीं करना पूरे दिन। मेरी मम्मी के वर्ड थे, मुझे आज भी याद है, चू चू नहीं करना पूरे दिन। तो क्यों? क्योंकि पहले टाइम में ना तो इतनी फैसिलिटीज थी, अब तो जोमेटो, स्विगी, गैस। क्योंकि मैं एक बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करती हूँ, बड़ौत से। वहां पे रात रात लाइट भी नहीं हुआ करती थी जब हम छोटे थे। तो वो स्टोव जलाने पड़ते थे, लाइट चली गई तो अब हीटर भी नहीं है, गैस कौन चलाएगा, गैस भी बड़ौत में नहीं अवेलेबल थी, मेड से जाया करती थी। तो सबको ये होता था टाइम पे खाना खा लो, एक बार सब कुछ बंद हो गया उसके बाद नहीं मिलेगा, तो वही हैबिट थी, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। आजकल जी, रात 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, जोमेटो स्विगी जिंदाबाद, मम्मी के हाथ का खाना पसंद आए ना आए, बाहर से सब आ जाएगा, मम्मियों की वैल्यू भी कम हो रही है। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो। अगर आपके पास नॉलेज होगी इन बातों की, आप पब्लिकली सोशली लोगों को भी अवेयर कर सकते हो। पहले खुद को अवेयर करो, खुद को ठीक करो। अगर खुद को ठीक करोगे तो अपनी फैमिली को ठीक करोगे और बाकियों को भी ठीक करोगे। अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2, EGL। अब आप सोच रहे होगे ये क्या चीज है, ये भला तुमने कभी सुनी नहीं। EGL है ये, कोई भी फूड जब हम खाते हैं तो ये हम GI तो सुना है कि कितना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। EGL होता है एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड, मतलब हम वो फ्रूट या कोई भी चीज खाएं तो कितना खाएंगे तो हमारे पैंक्रियास पे लोड पड़ेगा, या हमारी ब्लड शुगर स्पाइक होगी। अभी तक आप लोगों को बस ये पता है कि शुगर शुगर छोड़ दो तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका EGL देखना चाहिए। EGL, अगर EGL कैसे देखते हैं, किसी चीज में कितना कार्ब्स है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। इससे पता चलता है हाउ मच फूड विल स्पाइक ब्लड शुगर। कई जैसे तरबूज है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन उसकी क्वांटिटी हाई करेंगे तो लोड ज्यादा हो जाएगा। अगर आप लोग पूछते हो हम वाटरमेलन खा सकते हैं, हम एप्पल खा सकते हैं, हाँ मॉडरेशन में खा सकते हैं ना, खाएंगे जब तक कि वो हमारे ग्लाइसेमिक लोड के अंदर है। जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लोग हो, अपनी रेजिस्टेंस को समझो। 25 से लेके 30-40 तक का ग्लाइसेमिक लोड का खाना हम खा सकते हैं। अब आप लोगों में से जब भी मुझे ज्वाइन करते हैं, आप लोग कहते हैं हम पोहा क्यों नहीं खा सकते, हम ढोकला क्यों नहीं खा सकते, हम मुरमुरे क्यों नहीं खा सकते, हम उपमा क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि इन सब का ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों को खिलाती हूँ पोहा वगैरह, कैसे आपको पता है कैसे हम इसको मर्ज करते हैं, लो EGL फूड के साथ, हाई EGL फूड के साथ। हाई EGL फूड को लो EGL फूड के साथ मर्ज करते हैं ताकि हमारा EGL अंडर कंट्रोल आ जाए। अब समझ आई मैं क्यों कहती हूँ कि इसके साथ अंडा खा लो, इसके साथ पनीर खा लो, क्यों मैं ऐसे कॉम्बिनेशन बनाती हूँ? रीजन भी उस आपकी ब्रेकफास्ट की प्लेट या डिनर की प्लेट का EGL कम हो जाए। EGL कम होगा तो स्पाइक कम होगा, स्पाइक कम होगा, फैट बर्न होगा, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे हार्मोन्स अंडर कंट्रोल हो जाएंगे, हमारे हार्मोन्स अंडर कंट्रोल, हमारी शुगर अंडर कंट्रोल हो जाएगी, हम फैट बर्निंग में जाएंगे। अब हेल्दी नाश्ता आप लोग किसको बोलते हो? पोहा, मुरमुरे, चाय के साथ मुरमुरे खाई, थोड़ी सी नमकीन खाई। डायबिटीज है तो थोड़ी सी नमकीन से क्या हो रहा है, उपमा खाया, ब्राउन ब्रेड खाई, कॉर्नफ्लेक्स खाया, ओट्स खाए।
अभी हमारी एक क्लाइंट है, आप सब जानते हो भावना को। भावना जब मेरे साथ आई, उसकी 280, 280 की कहीं फास्टिंग शुगर थी, और वो क्या खाती थी? भर भर के वाटरमेलन का जूस। क्या खाती थी? ओट्स, स्मूदियाँ। तो ऐसा नहीं कि ओट्स मैं नहीं देती, मैं भी आप लोगों को ओट्स देती हूँ, लेकिन कैसे, आप लोगों को पता है। ऐसा नहीं मैं आपको वाटरमेलन देती देती हूँ, लेकिन कैसे, आप लोगों को पता है। सेम, जब मैं बताती हूँ तो समझो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कि इसका ईजीएल कम रहे। तो इसीलिए हम लो ईजीएल किस किस चीज के होते हैं, जैसे एग्स हो गए, बेसन चीला हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, ग्रीक योगर्ट, नॉर्मल दही, मूंग दाल चीला। ये सब क्या करते हैं, जिनका ईजीएल कम होता है, ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल करते हैं। इंसुलिन का जो लोड है, जो पेनक्रियास को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ता है, उसको कम करते हैं। और इससे हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ बेटर होती है, और डायबिटीज या पीसीओएस रिवर्सल या रेमिशन में हेल्प मिलती है। तो अब हमने सेकंड गलती से क्या सीखा, कि जब भी कोई खाना खाना है या लेना है, उसकी ईजीएल को समझना है। अगर ईजीएल लो होगी, तो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल आएगा, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, जिससे हमें पीसीओएस रिवर्सल में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, डायबिटिक रेमिशन में हेल्प मिलेगी। तो अब आ गया कि ईजीएल कंट्रोल करने से क्या क्या फायदा होता है। हमारी जो प्रिडिक्टेबल ब्लड शुगर है, ईजीएल, अगर हम, तभी मैं कहती हूँ अपनी कुछ भी, अपने हफ्ते में 3 4 बार, जो डायबिटिक लोग, अपनी शुगर नापो, कितनी बार हमने कुछ खाया, अगले दिन हमारी शुगर बढ़ी। अगर हमारे पास मेंटेनेंस, जो मैं डायरी बनवाती हूँ, जर्नल लिखा होगा, तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा कल मैंने ये खाया था, आज मेरी शुगर हाई है। कल मैंने ये खाया था, आज मेरी शुगर कम है। तो इसमें इसका ईजीएल कितना है, फिर आप अपने आप अपने आप को देखना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो। क्योंकि अगर हमने ईजीएल पे मास्टरी कर ली, तो ये आपको प्री डायबिटिक और डायबिटिक में कंट्रोल देगा, बहुत अच्छा कंट्रोल देगा, और इससे आपकी फैट बर्निंग भी होगी। क्योंकि अगर हमारा इंसुलिन स्पाइक, देखो, अगर हमने लो ईजीएल पे है, मतलब हमारे पेनक्रियास पे लोड कम है, मतलब इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है। इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, तो यानी फैट बर्न हो रहा है। हम यही तो चाहते हैं, हमारी ब्लड शुगर स्टेबल है, हमारे इंसुलिन बैलेंस है। अगर हमारा इंसुलिन बैलेंस है, तो हमारे कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन भी बैलेंस है, जो हमारे को पीसीओएस रेमिशन में काम आता है, थायराइड रिवर्सल में काम आता है। बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिसकी थायराइड की दवाई बंद हो चुकी है, एंड डायबिटीज रेमिशन भी कई लोगों की हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझोगे, तो अपने आप ये सब चीजें आपकी डायबिटिक रिवर्सल में, पीसीओएस रिवर्सल में हेल्पफुल है। सबसे पहला, जब भी खाओ, रियल फूड खाओ, प्रोटीन, फैट, कोई डर नहीं है। उनका एजीएल बहुत लो होता है, तभी मैं बोलती हूँ बुलेट कॉफी पियो, कोई डर नहीं है। सीड्स खाओ, नट्स खाओ, लो एजीएल, एग्स खाओ, चिकन खाओ, नो डर। प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, पतले भी हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तभी तो हम अच्छा अच्छा खाना खाते हो, पतले हो जाते हैं। तो इस ईजीएल कम होने से क्या होता है? लो लो ईजीएल, लो इंसुलिन लोड, जिससे हमारी ब्लड शुगर भी कंट्रोल हुई, बैलेंस, हार्मोन बैलेंस हुए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस, डायबिटिक सिम्टम्स भी रिवर्स हुए। बूस्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि हमारी जो बॉडी का इंसुलिन है, सेल्स उस इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो जब हम ईजीएल, लो ईजीएल फूड खाते हैं और अपनी बॉडी को रिवर्सल मोड में लाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होने लगता है, तो वो हमारी सेल्स इंसुलिन की सेंसिटिव होने लगती है, मतलब इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। नो डाउट, ये छोटा प्रोसेस नहीं है, बहुत टाइम लगता है। हमारा मेटाबॉलिज्म हील होता है, और हम पहले हम जाते हैं मैनेजमेंट के लिए, और मैनेज 3 महीने में मैनेजमेंट में लगते हैं, उसके बाद हम जाते हैं रिवर्सल में। मिस्टेक नंबर 3, ये जो आज की क्लास ले रही हूँ ना, ये 15 20 दिन से आप लोगों की बातें सुन सुन के ले रही हूँ। अच्छा मैंने तो डाइजेस्टिव बिस्किट खाया, अच्छा मैंने लो कार्ब आइसक्रीम खाई, अच्छा मैंने शुगर फ्री बिस्किट्स खाए, मैंने शुगर फ्री आटा मंगाया। अभी पीछे मुझे किसी ने शुगर फ्री आटा शेयर किया, चलो हम बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने पीसीओएस, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, और उन्हें ये पता है भाई लो कार्ब लेना है, शुगर फ्री चीजें लेनी है, डायबिटिक फ्रेंडली लेनी है। तो लो कार्ब मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। तो अभी पीछे मुझे आप लोगों में से किसी एक ने अपना लेबल भेजा, कि ये लो कार्ब डायबिटिक फ्रेंडली आटा है। आप लोगों को पता है, मैं जोन से बताती हूँ, ब्रांड 2 3 है जिनकी मैं फेवर में हूँ। तो
से पढ़ा मैंने, तो नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट, नो, हम जो गेहूं का आटा यूज करते हैं उसमें 64 ग्राम होता है कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम। उसमें 71 ग्राम था। तो मतलब वो कहाँ से लो कार्ब है? जस्ट बिकॉज उन्होंने, एक बहुत बहुत रेपुटेड ब्रांड है जिसने लिखा होता है डायबिटिक फ्रेंडली आटा, लो कार्ब आटा, डायबिटिक फ्रेंडली आटा। तो अब 71.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जिसमें है, नॉर्मल गेहूं के आटे से भी ज्यादा, तो वो कहाँ से लो कार्ब है, या वो कहाँ से डायबिटिक फ्रेंडली है? तो इसी तरह, अभी आप में से किसी एक ने बोला, हमने चीनी मंगाई है, शुगर फ्री है और इसको हम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा लेबल भेज। जब उसने लेबल भेजा तो उसमें उसमें थी 2 शुगर हिडन थे। तो मतलब डेक्सट्रोज और माल्टो डेक्सट्रिन। अब वाइट शुगर की ईजीएल होता है 65, और डेक्सट्रोज की होती है 100, और माल्टो डेक्सट्रिन की होती है 110। तो मतलब क्या? क्योंकि मार्केट वालों ने बोल दिया शुगर फ्री ट्रैप, मतलब हम शुगर फ्री चीजें हैं, लेकिन जो हिडन चीजें डेक्सट्रोज, माल्टोडेक्सट्रोज, ऐसी बहुत सारी हैं। अगर आप लोग बोलोगे कि एक आर्टिफिशियल शुगर के ये नाम है, इसके ऊपर आप हमें क्लास दो, तो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर सब इंटरेस्टेड होंगे तो मतलब हिडन शुगर्स पहचानो, ये सब शुगर के नाम है जो शुगर फ्री नहीं है। आपको बोलिए शुगर फ्री, बट इसमें डेक्सट्रोज और माल्टोडेक्सट्रिन जिस प्रोडक्ट में है, वो इस शुगर से भी ज्यादा आप लोगों के लिए खतरनाक है। बेसिकली क्या हो गया, चीनी को कोट कर दिया, चीनी से भी खतरनाक चीज हो गई। और फिर हम ढूंढते हैं, अच्छा शुगर फ्री, हमने तो आइसक्रीम खाई, अच्छा इसमें तो कार्ब कम है। तो मतलब क्या? तो इसलिए जब भी कोई चीज लेनी है, ऑलवेज चेक टोटल कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम। शुगर कंटेंट में देखो, देखो उसमें कार्ब्स कितने हैं। पहले जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, उनके 4 स्टार्टिंग के इंग्रेडिएंट्स देखो, जो 4 स्टार्टिंग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। उनमें क्या क्या है, उनमें देखो कि ईजीएल इनका कितना है, जो है। अरे इतने अवेयर हो, गूगल है, सब कुछ है आजकल, तो कहीं भी कुछ भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद इन पे लेबल पे मत जाओ, अपने दिमाग से चलो। ऐसा प्रोडक्ट लो जो इंसुलिन लोड कम डाले, जिससे पीसीओएस, डायबिटिक मेटाबॉलिक हेल्थ रिवर्सल में हेल्प हो। क्योंकि ये हमारी शुगर स्पाइक को कम करेंगे, हमारे बैलेंस करेंगे हमारे हार्मोन को, और हमें डिजीज रिवर्सल के साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। लास्ट मिस्टेक, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो टेस्ट से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरी कम्युनिटी में जिनको मैं अदरवाइज तो मैं बिना टेस्ट कराए ज्वाइन ही नहीं कराती। एक दो लोग हैं जो कहते हैं चलिए ज्वाइन कर लेते हैं, कल परसों कराएंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ आ गया तो। नहीं, टेस्ट नहीं कराना। अंदाजे से चाहे आप हमें सप्लीमेंट दे दो, नहीं, क्यों डरना? अगर बाई चांस कोई टेस्ट गड़बड़ है भी, अगर थायराइड निकला, पीसीओएस निकला, या विटामिन B12, हर चीज का ट्रीटमेंट है। क्यों एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हो? तो इसलिए, और खास तौर पे जो डायबिटीज और पीसीओएस के क्लाइंट्स हैं, वो टेस्ट से बिल्कुल मत भरो। खास तौर पे डायबिटीज वालों के लिए मैं सबको बोलती हूँ, जो इंसुलिन पर हैं वो डेली अपनी पीपी फास्टिंग दोनों शेयर करो। आप लोगों का अलग से ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेली अपनी पीपी और फास्टिंग दोनों शेयर करो। क्योंकि आप जिस, और जो पीसीओएस वाले हैं उनको हर 3 महीने बाद अपने हार्मोन्स टेस्ट कराने चाहिए, B12, विटामिन D जरूर टेस्ट कराना चाहिए, कॉर्टिसोल ना भी करो लेकिन फास्टिंग इंसुलिन जरूर करानी चाहिए। ये बेसिक टेस्ट पीसीओएस वालों को हर 3 महीने से 4 महीने में कराने चाहिए। और डायबिटीज वालों को डेली की अपनी शुगर, जो इंसुलिन पे है डेली की 3, जो जो इनकी इंसुलिन नहीं है, नॉर्मल सिर्फ डायबिटीज है, मेडिसिन पर है, वो भी कम से कम एक रीडिंग डेली की उनकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आप तो ब्लाइंडली कहते होगे चलो आज तो मैंने हेल्दी खाया शुगर कमी होगी, चलो आज तो मैंने हेल्दी खाया शुगर कमी होगी, बट दिस इज नॉट द वे ना। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हमें क्या पता हम क्या कर रहे हैं? अब आप कहो जी मैं तो मीनू को ज्वाइन कर लिया, मैं तो हेल्दी खा रही हूँ, मेरा तो HbA1c कम हो ही रहा होगा। अरे ऐसे कैसे, जब तक हमें पता ही नहीं कहाँ कितना हमारा रिजल्ट आ रहा है। अभी हम भावना ने रिवर्स के, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं। और अभी एक ने ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से 5 दिन में उसको ज्वाइन किए हुए, 400 फास्टिंग शुगर पर उसने ज्वाइन किया था। और हाँ, अभी 5वां दिन है आज, उसका 270 280 हो गई है। तो क्यों? अगर वो टेस्ट करिए तभी ना। अगर टेस्ट नहीं करेगी तो मुझे क्या पता कितना रिजल्ट आ रहा है? मुझे भी पता चलता है अच्छा अगर बढ़ी है तो मुझे इसकी डाइट में क्या चेंज करना है, और मैं क्या कम कर सकती हूँ, कैसे करना है। तो इसलिए टेस्टिंग में बहुत पावर है। अगर जब तक टेस्टिंग नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक ब्लाइंड गेम मत खेलो। टेस्ट करने से अगर हमें पता होगा हमारी शुगर बढ़ी हुई है, तो नो डाउट मे भी हो सकता है मैं डाइट में और कुछ चेंज करूँ। डाइट चेंज करेंगे, शुगर लो होगी, इंसुलिन कम होगा, वेट जाएगा।
तो जितने भी डायबिटिक वाले क्लाइंट्स हैं मैं सबको बोलती हूँ सबसे पहले अपनी डायबिटीज को ठीक करो। वेट तो अपने आप कम हो जाएगा। वेट वेट इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो डायबिटीज की वजह से है। डायबिटीज कम होने के साथ वेट तो कम होना ही होना है। तो बेसिकली अब हमने क्या सीखा कि डिजीज, अगर हम यही बातें यही मिस्टेक्स बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा, डिजीज बढ़ती जाएगी। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हम हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद खाते रहेंगे, हम दवाई खाते रहेंगे, फिर हमारी शुगर बढ़ेगी, फिर हम दवाई खाएंगे, फिर हम हमारी शुगर बढ़ेगी, फिर इसी इसी एक विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। हम डिपेंडेंस हो जाएंगे मेडिसिन पे जैसे अब तक है, और इसी तरह हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती रहेगी। तो ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है ना कि आपने छोटे छोटे स्टेप उठा के अपने को ठीक करके वेट लॉस करना है, या जिससे वे कैलोरी डिफिशिएंट वाले गेम में इन एंड आउट, कैलोरी डिफिशिएंट थोड़ा सा खाया, खाना सूंघा, वेट गया तो गया, नहीं तो ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझो, अगर अपने को ठीक करना है स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझो। क्यों खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, हर चीज को समझो। क्या खाना हमारे लिए बना है, क्या हमें बताया गया है। कोई क्वेरी है तो जूम मीटिंग्स में आओ पूछो। हफ्ते की 4 क्वेरी सेशन होते हैं, आप लोगों के लिए होते हैं ना। जब तक हमारा खाना ठीक नहीं होगा, आप ये समझो, अगर खाना ठीक नहीं होगा तो डायबिटिक, पीसीओएस, पीसीओडी या मेटाबॉलिक इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ भी ठीक नहीं होगा, और ये चीज ठीक नहीं होगी तो वेट लॉस नहीं होगा। तो ये फैक्ट है, ये साइकिल है। हम बार बार खाएंगे, ईजीएल को इग्नोर करेंगे, लेबल्स पे टेस्टिंग करेंगे, हम ये उल्टे सीधे जो बिस्किट आते हैं हाई फाइबर ओट्स एंड हेल्दी के नाम पे, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से नहीं खाई, मुझे आइडिया भी नहीं, इस टाइम ध्यान भी नहीं आ रहा मुझे नाम। तो मतलब इसलिए जो हेल्दी के नाम पे चीजें आती हैं, हेल्दी आइसक्रीम्स, हेल्दी केक्स, इन सब की लेबल तो पढ़ो यार कि क्या लिखा है उन पे। सबसे पहले अपने रूट कॉज पे वर्क करो, रूट कॉज क्या है। इसीलिए आप लोगों को पता है, ज्वाइन कराने से पहले, डाइट देने से पहले मैं टेस्ट कराती हूँ कि पहले रूट कॉज तो देख ले, बीमारी है तो अगर अगर वेट लॉस, फैट लॉस हमें करना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर वर्क करेंगे। कई लोग हैं कम्युनिटी में जिसके मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर नहीं, तो नॉर्मल गेहूं की रोटी, आलू, सब्जी सब खाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हलीन है, इसको कभी हमने कोई चीज मना नहीं की, आलू भी खाती है, पोहा भी खाती है, इडली भी खाती है, सूजी भी खाती है, बेसन भी खाती है, पूड़ी भी खाती है, एवरीथिंग, एवरी फ्रूट, क्योंकि उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है मतलब उसकी बॉडी फिट एंड फाइन है, उसकी बॉडी से, पेनक्रियास से जितना इंसुलिन निकल रहा है उतना जो वो खा रही है उसको यूटिलाइज करने के लिए काफी है। तो इट मीन्स उसकी बॉडी का सिस्टम ठीक है। आप सब लोग जिनकी बॉडी के सिस्टम ठीक है, उन सब के लिए मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई कि आप ये वाला आलू मत खाओ या अभी मत खाओ। लेकिन अगर आप लोगों को किसी को भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो हमें सबसे पहले 4 चीजों पे वर्क करना है। नंबर 1, हमें वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले अपने रूट कॉज को समझना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना है। इंसुलिन को समझना है, सबसे बड़ा हार्मोन इंसुलिन है। पूरी बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन है, लेकिन मैं कहती हूँ इंसुलिन और कॉर्टिसोल अपने आप में बाप है। इनको समझ लिया, इनको कंट्रोल कर दो, सब कुछ पार हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये छोटी छोटी बातें जो आज हमने डिस्कस की, इन पे काम करो। फ्रिक्वेंट ईटिंग से बचो, ईजीएल कम रखो। अब आप सोचोगे ईजीएल कहाँ से लाए, जिस जिसने, वैसे मैं आप लोगों को जब डाइट देती हूँ आपकी डिजीज के, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ईजीएल कैलकुलेट करके देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जिस जिसको लगता है कि नहीं हमें एक बार देखना है ईजीएल क्या होता है, किस चीज में कितना ईजीएल है, तो मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को ईजीएल चार्ट शेयर कर दूँ। अब आ गया कि सिर्फ स्पून फीडिंग पे मत जाओ, अपने को एजुकेट करो। अब हम वीकली जो क्लासेस लेते हैं, समझाते हैं, हमारी लगभग 150 लोगों की कम्युनिटी है। उनमें से मुश्किल से वही 15, 20, 25 लोग आते हो आप सीखने। सीखो, अपनी नॉलेज, अपनी नॉलेज को गेन करो। नॉलेज को गेन करोगे, इंसुलिन पे काम करोगे, पतले हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे, लोग वैलिडेशन देंगे, आप भी खुश, मैं भी खुश। तो इसको, अपनी नॉलेज को एक पावर बनाओ दूसरों को हील करने के लिए। अगर मुझे कुछ आता होगा तो मैं 10 लोगों को बता सकती हूँ, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं किसी को क्या बताऊंगी। तो इसलिए अपने को एजुकेट करो कि क्या होती है बॉडी, छोटी 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 चीजें। मैं आप सबको कहती हूँ, ये लास्ट टाइम है जो आपको किसी भी डाइटिशियन की जरूरत पड़ी है। क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आप सबको इतना एजुकेट कर दूं कि इसके बाद आपको कहीं और जाना ना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े, अरे फिर वेट करोगे कहाँ जाए। आप लोग इतने एजुकेट हो मैक्सिमम,
बहुत सारे लोग 30 40 50 लोग हैं जिनके पैकेजेस कब के कंप्लीट हो चुके हैं और आज तक कम्युनिटी के हिस्सा कभी वेट नहीं बढ़ा, बढ़ता है तो हमारे चैलेंजेस निकलते रहते हैं, उसका वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को एजुकेट करो। दूसरा, जो भी खाना है सोच के खाओ, इसलिए नहीं खाना कि अच्छा डोसा खा लूं क्योंकि उसको पसंद है, नहीं है, सोचो मेरे लिए अच्छा है क्या, इसका ईजीएल कितना है। अगर इस डोसे के ऑप्शन में के साथ मैं क्या खाऊं कि मेरा ईजीएल कम हो जाए, इस डोसे को मैं किस चीज के साथ कंबाइन करूं जो मेरी प्लेट ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए। तो सबसे पहले अपने खाने की न्यूट्रिशन की प्लेट को समझो कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, खाने के पैटर्न को समझो। फाइबर फर्स्ट, देन प्रोटीन, फैट, एंड कार्ब्स, जिसको भी मेटाबॉलिक ऑर्डर डिसऑर्डर है उन सब के लिए मैंने पैटर्न बताया है। फाइबर फर्स्ट, देन प्रोटीन, फैट एंड एट द एंड कार्ब्स। समझो, स्मार्ट बनो, अपने को कंट्रोल में रखो और अपनी इस रिवर्सल जर्नी में आगे बढ़ो। अपने को कंसिस्ट सबसे बड़ी बात, इग्नोरेंस नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की। अभी हमने पीछे सीखा था मॉडरेशन इज द की, सेकंड कंसिस्टेंसी इज द की। इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज सबसे बड़ा दुश्मन है सबका। तो सबसे पहले इग्नोरेंस मत रखो, नॉलेज ग्रास करो, आगे बढ़ो। तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम चलते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो मैंने आप सबको सिखाई हुई है रखो। कहती हूँ इसलिए क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए आप लोग सीखोगे। आप लोगों को पता है डायबिटीज वालों का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, उसमें सबकी मैं डायबिटीज की शुगर की रीडिंग, बीपी, फास्टिंग सब लेती हूँ। बाकी लोगों के वेट की अकाउंटेबिलिटी होती है, मेटाबॉलिक ऑर्डर डिसऑर्डर वालों का अलग ग्रुप है, इसीलिए है ना? तो क्यों अकाउंटेबिलिटी जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हमें पता रहता है कि क्या चीज खाने से कितना वेट बढ़ा, कितना गया, क्या चीज हमारी वेट वेट लॉस को पीछे लेकर जाती है, क्या चीज हमारी बॉडी को सूट करती है। डिपेंड करता है हर एक, देखो एक चीज जो मुझे सूट करती है जोई नहीं वो आपको सूट करे, हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की बॉडी अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो बेटर ऑप्शन है अपने को एजुकेट करो, समझो। एक अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, हमारी इतनी बड़ी अकाउंट कम्युनिटी है। कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ आपने देखा अभी हमने 7 डेज चैलेंज किया था, कितने अच्छे रिजल्ट आए। हमने 1 डे चैलेंज किया था, कितने अच्छे रिजल्ट आए। क्यों? एक स्पिरिट आती है, अरे वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। सीमा ने 21 दिन में 5 से 7 किलो वेट घटाया। ऐसे ही मतलब समझो, मैं अपने वेट लॉस ना, मुझे तो अब सच्ची बताऊं, लोग कितने वेट लॉस बहुत मुश्किल है, लेकिन इतने सारे लोगों का इतने आराम से वेट लॉस कराने के बाद मुझे तो लगता है मेरे पास जादू की कोई छड़ी है कि मुझे तो पता है कि किसका वेट कैसे जाएगा, मुझे तो पता है किस पे वर्क करना है, कैसे करना है। तो आप लोगों को भी पता है। तो बेसिकली हमने रूट कॉज पे वर्क करना है, मेटाबॉलिक हीलिंग पे वर्क करना है, अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, और हमारा वेट लॉस होगा। फेट लॉस नहीं, फैट लॉस होगा। फैट लॉस होगा, हमारी ओबेसिटी खत्म होगी, हमारी पीसीओएस खत्म होगा, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे। तो ऐसे करते करते हम अपनी एक अच्छी सी प्यारी सी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। तो आज से आपने क्या सीखा? मिस्टेक नंबर 1, ईटिंग एवरी 2 आवर्स। आज के बाद आप में से कोई भी खाएगा या मुझसे पूछेगा थोड़ी सी भूख लगे तो क्या खाएं, नहीं खाने। हमने पतला होना है, सुंदर होना है, अच्छी सी फिगर लेके सबने गोवा जाना है ना घूमने, अगर जाना है तो फिर क्यों? सोचो सोचो, ये माइंडसेट का गेम है। इतना अच्छा, जब आपको भूख लगी ना ब्रेकफास्ट में, मान लो आपने एक पराठा खाया, 3 अंडे खाए, आपको भूख लगी ना, तभी एक अंडा और खा लो, कोई फ्रूट खा लो, लस्सी पी लो, दही खा लो, जो खाना खा लो ना। कि अगर आपको आज लगे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कम खाया था मुझे भूख लग गई, तो ठीक है खाओ, अगले दिन बढ़ा दो अपना ब्रेकफास्ट, ताकि बीच की मंचिंग खत्म हो जाए बस। हमें बार बार बीच की मंचिंग रखनी है। नंबर 2, ईजीएल की नॉलेज रखनी है। अभी जिस जिस जो जो लोग मुझे बोलेंगे हमें ईजीएल चार्ट चाहिए, आप सबको ईजीएल चार्ट मिल जाएगा, लेकिन उन्हीं को जो मुझे बताएगा अगले दिन, वो मुझे बताएगा हमने कितनी चीजों का ईजीएल देखा। ऐसे नहीं कि बस भेज दिया, देखूंगी फिर टेस्ट लूंगी किस किसने ईजीएल चार्ट पढ़ा वो। फूड लेबल्स को ब्लाइंडली फेथ मत करो, अपने को एजुकेट करो, समझो, पढ़े लिखे हो, गूगल पे सारी चीजें हैं, देखो क्या शुरू के 4 इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो क्या चीज है, उस हिसाब से चलो। और अपने को टेस्ट लेने से बिल्कुल मत डरो, टेस्ट करना जरूरी है, खास तौर पे जो डायबिटीज वाले लोग हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो नो डाउट हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ भी ठीक होती है, हमारा वेट लॉस भी होता है, और हम एक सुंदर और ब्यूटीफुल सी बॉडी के साथ
आगे बढ़ते हैं, जिसमें कोई भी मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाती है, डिजीज फ्री लाइफ हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारे एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। तो अब आज से आप लोग अपने को जितना सीखा है कोशिश करोगे इसको अपने प्लान में अप्लाई करने का। अब आप लोग मुझसे नहीं पूछोगे कि हाँ 2 घंटे बाद भूख लग गई तो क्या करें। ठीक है, अगर लग गई तो खाओ, जो जो ऑप्शंस मैंने दिए हो ना, बहुत सारे ऑप्शंस, उनको करो। ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। जिसको क्लास पसंद आई कमेंट करो। और आगे भी अगर आप किसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे क्लास चाहते हो तो कमेंट मी एंड सजेस्ट मी कि आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हो। सो टिल देन, अगली क्लास तक बाय। कम खाओ, टेस्टी खाओ, हेल्दी खाओ, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाओ, ऐसा फूड जो आपको हेल्थ दे। बाय बाय मत खाओ, घड़ी देख के मत खाओ, अपने रियल हंगर को समझ के खाओ। जब भूख लगी है 2 परांठों की जगह 3 परांठे भी खा लो। सो के वेट लॉस होगा ही होगा, आपको पता है होगा, क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। बट ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो, अपने को एजुकेट करो, एक हेल्दी हैप्पियर वर्जन की तरफ बढ़ो। और नेक्स्ट क्लास तक टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और अच्छे से अपनी लाइफ में वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।